ओके जी, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो या, इसमें बेसिकली हमारा ये मार्क कर लीजिएगा, एनर्जी आपका पूरा कट गया है आपके सिलेबस के लिए, एनर्जी हमें नहीं करना है। ठीक है। तो चैप्टर में तो कट गया एनर्जी, बट आप लोगों को अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखनी है, वो नहीं कटनी चाहिए। ये याद रखना। ठीक है जी। हाँ हाँ जी, 8 इंफ्रास्ट्रक्चर है, 5-6 पेजेस का चैप्टर है वैसे तो। 16 है? कौन सा हमने सारा पढ़ना है वैसे भी। अभी करा रहा हूँ भाई साहब, मैं जाने नहीं दे रहा, अभी थोड़ी देर बस खत्म ही हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। एनर्जी एक्चुअली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी सब तो इजी है। एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें, बट चलो कट गया अनफॉर्चुनेटली। ओके। तो अब ये बेसिकली हमें ये पता है कि कुछ कुछ चीज़ों की नींव होती है, नींव है ना, तो हर देश की नींव रखी जाती है, उस नींव का इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली ऊपर वाला भी होता है और नीचे वाला, बिल्डिंग ब्लॉक्स करके, और अबव द लेवल भी हम लोग देख के चल रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी यहाँ पे, जैसे इन्होंने एनर्जी के बारे में बताया, पावर है, हेल्थ है, ये सब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ही काम करता है। तो अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए इकॉनमी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आपके स्कूल कॉलेज जितने भी सरकारी लेवल पे या प्राइवेट दोनों को मिक्स करके, स्कूल कॉलेजेस सड़कें, ठीक है, खेती बाड़ी, ये सब चीज़ें जो है हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर करके चलते हैं, जो कि कई मायने में बहुत अच्छा होता है, कई मायने में नहीं होता। अब जैसे कई गांव वगैरह हैं, जैसे जो नॉट गांव बट कई स्टेट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट मांग रही है, तो वहाँ पे कहते हैं, लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, जैसे अब यूपी देखो, आप बिहार देखो, ठीक है, और जैसे कुछ जगह एमपी का है, छत्तीसगढ़ में है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में डेवलप नहीं है। कई जगह और भी देखने को मिल जाता है, पहाड़ वगैरह पे आप चले जाते हो तो वहाँ पे भी होता है। तो ये चीज़ें करना ज़रूरी होता है ताकि सब लोग एक तो यूज़ कर पाए, कंट्री की प्रोग्रेस का भी पता चल जाता है हम लोगों को। तो यही पढ़ रहे हैं हम लोग आज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री का, इसी से पता चलता है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस और नाउ जो है सर्विस सेक्टर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट है फॉर देयर ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रूशल है सोशल डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री के लिए, और जब से 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं हमारे इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज उसको कर दिया। इनफैक्ट अब इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बोला है, कुछ डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि कुछ स्टेट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में प्रॉस्परस है, महाराष्ट्र गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, केरला लिटरेसी हेल्थ केयर सैनिटेशन में, कर्नाटका आईटी सेक्टर में है, एंड अट्रैक्ट्स वर्ल्ड अटेंशन एज दे प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, बैंगलोर, हैदराबाद, आप देख लो आईटी हब बन चुका है, गुड़गांव, ये नोएडा वोएडा के बाद। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज, इसको थोड़ा सा इनको बताया है कि दी स्टेट हैज़ अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज, दे एक्सेल देन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सम हैव बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज, अदर्स हैव बेटर ट्रांसपोर्टेशन which makes easy access to raw material required for various manufacturing industries, and all these support structure which facilitate development of country constitutes its infrastructure। तो यही बोलते हैं कि जितना भी सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है ऑलरेडी वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्चुअली में। इसकी वजह से हमारी कंट्री में डेवलपमेंट एक हद तक हमें नज़र आती है क्लियरली, और डेवलप भी होती है। तो इन्होंने इसको आगे चल के बताया क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी एक्टिविटीज़, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है इकॉनमी में। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी जो है सपोर्टिंग सर्विसेज आ जाती है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, डोमेस्टिक फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स में। इसमें रोड, मैंने आपको ये बता दिया सब, रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, डैम, पावर स्टेशन, ऑयल गैस पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशनल सिस्टम, कॉलेज, स्कूल, हेल्थ सिस्टम, हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, सीवेज। ठीक है, ये सब भी कवर होता है। मॉनिटरी सिस्टम हमारे बैंक, इंश्योरेंस, अदर फैसिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड कुछ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे वर्किंग सिस्टम पे, किसी का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हमारे इकॉनमी पे पड़ रहा होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें बताई हैं यहाँ पे। तो इसमें दो तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। एक तो इकोनॉमिक है, जिसमें इन्होंने बोला है एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आता है, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज हमारी मूव हो रही होती हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग है, जो कि ये हमें बताता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंप्रूव हो चुकी है, इंप्रूव हो रही है। ठीक है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट mere a growth in GDP but had its social dimensions too. Therefore both economic and social infrastructure projects have a strong bearing on the process of economic development। तो आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ग्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे है। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट शो करता है, एंड ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है।
ठीक है। अब जैसे आपको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक तो चाहिए तो सोशल हो जाएगा, सोशल अच्छा होएगा तो धीरे धीरे ये होगा कि हमारा ये कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा होता है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा सोशल बढ़िया होगा तो इकोनॉमिकली भी आप ग्रो कर रहे होते हो, तो कनेक्टिंग ये देखने को मिल जाता है। इम्पॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन, इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इससे इकॉनमी हमारे आराम से काम कर पाती है, क्योंकि आपको सपोर्टिंग सर्विसेज मिल रही है, बिना उसके काम नहीं हो पाता है, तो वो चीज़ पॉसिबल है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपके अच्छे से हो पाती है, नहीं तो आप क्या कहते हैं स्टेट कन्फाइंड रहते हो, आप ट्रांसपोर्ट्स है, रेलवे है, बसेज हैं, ट्रक्स है, काफ़ी सारे चल रहे हैं। और इनफैक्ट इन्होंने बोला है कि स्पीडी कम्युनिकेशन ये हो पाता है। सबके साथ के साथ इन्होंने इंश्योरेंस एंड बैंकिंग का भी बड़ा मेजर रोल बताया एग्रीकल्चर में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। इमेजिन करो अगर आज हमारे पर सरफेस ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ट्रेन इंट्रोड्यूस नहीं करते ब्रिटिशर्स, या लैंड ट्रांसपोर्ट हमारा नहीं होता, एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हमें नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है प्रोग्रेस हुई है इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की वजह से। एंड प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी लाइफ, दोनों चीज़ें, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सब चीज़ें यहाँ पे बढ़ रही हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है लोगों को, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब जैसे शहरों में आप बैठे हैं, जैसे जो लोग शहरों में हैं तो वहाँ पे तो हम लोगों को सब चीज़ को एक्सेस मिल जाता है, बट जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे एक्सेस बढ़िया होगा तो लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, कन्वीनियंस है। तो कई लोग, सब लोग चाहते हैं कि आसपास चीज़ों की अवेलेबिलिटी रहे, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, ठीक है, ये सब चीज़ें बढ़िया रहे, एयर पोल्यूशन वगैरह ना हो, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ वगैरह आसपास हो, प्रोडक्शन आसपास हो, सब चीज़ें हो, तो आराम से काम हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इससे डेवलप होती है। जितना ज़्यादा आप जैसे कहते हैं, जैसे सरकार जो खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, जैसे सड़कें बनाई, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स वगैरह पे, या वैसे ओवरऑल भी देखा जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी हेल्प करी जाती है। और अगर ये हो रहा है तो आजकल एक नया सोर्स आपको देखने को मिल रहा है, विच इज़ आउटसोर्सिंग, जिसमें क्या होता है कि आप खुद ना काम करके बाहर से काम करा लेते हो। तो आजकल BPO, KPO, LPO इंडस्ट्रीज़ बहुत बढ़ रही है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये पुश तो बाहर से मिला था, बट आजकल लोग जो है इसको हमारे विद इन द कंट्री भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने इसके बारे में यहाँ पे बताया, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर ये कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम लोग देखें हमारे इंडिया में, तो इसके क्या हालात हैं। कहते हैं अर्लियर गवर्नमेंट को सोली रिस्पॉन्सिबल माना जाता था कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की। हाउएवर गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज़्यादा कुछ था नहीं पहले, तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी जॉइंटली इनिशिएटिव में ले लिया साथ के साथ। अब दोनों रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे इनफैक्ट पहले क्या होता था, आप ये देखते थे कि जितना भी जो लोकल लेवल पे जैसे फ्लाईओवर बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, पहले सरकार खुद करती थी। अब ये क्या करते हैं, अब ये लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पास ऑन कर देते हैं। तो सरकार खर्चा कर रही है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, पर नाम आ रहा है किसी ने टेंडर उठाया है इसका, ठीक है, तो वो सारा उसको कंस्ट्रक्ट करके देगी, वही टोल टैक्स कनेक्ट कर रही है, कुछ कर रहा है, सब चीज़ें वो देख के वहाँ पे चला जाता है। तो ये चीज़ हो रही है, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मेजॉरिटी ऑफ द लोग रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, टेक्निकल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बट रूरल गांव में आप देखेंगे लोग बायोफ्यूल्स, क्रॉप रेजिड्यूज, लकड़ी, डंग, ये सब चीज़ें ही यूज़ कर रहे हैं। 90% ऑफ द लोग जो है बायोफ्यूल्स कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, गोबर वाला है, लकड़ी वाला, इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं, अभी भी है। रूरल लोग जो हैं काफ़ी दूर दूर तक जो है अपना फॉडर, फ्यूल, वाटर और द बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जाते हैं। और तो 2001 के सेंसस के हिसाब से 56% रूरल हाउस होल्ड्स के पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। अभी तो बोल दिया, पिछले साल ही बोला था कि 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है विलेजेस को। इनका कोई क्राइटेरिया होता है कि एक लाइट पंखा चल रहा होता है, बट एक्चुअली में कहने वाली बात है, अभी तक कई गाँव में फिर भी नहीं पहुँची। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ज़रूर हो गया, बट एक्चुअल में डेटा जैसे कई जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे लाइट भी नहीं होती है अभी तक, तो ये बड़े डैम बैग बन होती है। टैप वाटर अवेलेबिलिटी की बात करी जाती है, 24% हाउस होल्ड के पास है, रिमेनिंग हाउस होल्ड जो है खुले से पानी लेते हैं वेल्स, टैंक्स, पॉन्ड से। और एक्सेस सैनिटेशन का सिर्फ 20% लोगों के पास है। और ये वाइडली अंडरस्टूड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फाउंडेशन है डेवलपमेंट का। इंडिया ने 34% अपनी GDP का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया हुआ है, जो कि चाइना से काफ़ी नीचे है। इसलिए इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा करना ज़रूरी है। और अगर हम प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आगे डेवलपमेंट होगी उतना ज़्यादा हमारी इकॉनमी भी ग्रो करेगी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बोली। और नीचे एक देखो आप, एक टैबुलर स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, जो कि ऑलरेडी इन्होंने थियोरेटिकली पढ़ा दिया है, ये आप रीड कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। तो जिसमें इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सोर्स, सैनिटेशन, मोबाइल सब्सक्राइबर्स एंड पावर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हो मोबाइल सब्सक्राइबर्स का ही अगर हम देखें, चाइना में 100 में से 29 लोगों के पास है, हांगकॉन्ग में ज़्यादा है, 229 है, ओवर जाके चला हुआ है।
इंडिया में 79 लोगों के पास है, और साउथ कोरिया में 119, पाकिस्तान में 70, सिंगापुर 146, इंडोनेशिया 132 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, मोबाइल सब्सक्राइबर, इस तरीके से बोला हुआ है। एंड दो इट इज़ वाइडली अंडरस्टूड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट, बट कंपैरिजन रिवील्स दैट इंडिया इज येट टू टेक द वेकअप कॉल। तो इंडिया का आप देख रहे हो 34, 94, 40, 79, 1423, काफ़ी मामलों में कई जगह कम चल रहा है और आगे भी है पर, ठीक है। तो ये इन्होंने सारा जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बताया। एनर्जी सारा कटा हुआ है तो इसको आप सारा छोड़ दीजिए और आप आ जाइए सीधा पेज नंबर 8.13 पे, 8.13 हेल्थ पे। पावर है, पावर आ रहा है, एनर्जी की तो पार्ट है वो भी। अच्छा पावर है, एनर्जी कटा हुआ है फिर पावर करना। अच्छा मेरे पावर को तो एनर्जी में कन्वर्ट करना। चलो चलो कोई बात नहीं, वही तो मुझे लग रहा था कि मैं 4-5 स्विच ऐसे हो, ये तो ज़्यादा बड़ो हो गए हो। चलो 1 सेकेंड होल्ड करो सर, मैं तो हमें पावर जनरेशन भी करना है। ओह माय गॉड, हाँ तो पीछे का कट गया ना, हेल्थ और पावर बचा है बस। बड़ा ईजी सा, हेल्थ तो काफ़ी ईजी सा है, पावर वाला मैं समझा देता हूँ। हेल्थ वाला देखते हैं, हेल्थ का है बट वो देखता हूँ कोई पोर्शन अगर समझाने वाले ज़्यादा नहीं होंगे तो मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पावर इलेक्ट्रिसिटी से है, एनर्जी हमारा कट गया है, पावर जो है 8.8 पेज पे है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये भी क्रिटिकल कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, विच इज़ ऑफन आइडेंटिफाइड विद प्रोग्रेस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। और इलेक्ट्रिसिटी आपको जैसे बेसिक लेवल पे जब भी जैसे शुरुआती दौर से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था और इसको फैलाया जा रहा है। जैसे आप अगर आप देखोगे तो पिछले जब भी आप न्यूज़पेपर उठाओ, जैसे मैं तो डेली पढ़ता हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी की ना डिमांड अभी पिछले सर्दियों में जो ये पिछली गर्मी जो अभी गई थी तो लोग घर पे ही थे, वैसे तो टेम्परेचर चेंज हो गया था पर स्टिल जो है 7500 मेगावाट की डिमांड आ गई थी, जो कि कंपेरेटिवली पिछले साल 5500 मेगावाट तक पहुंची हुई थी। तो अगर जिस हिसाब से बढ़ रही है, आने वाले 2-3 सालों में 1 गीगावाट हम लोग मांगेंगे, क्योंकि सब लोगों ने एसी लगा रखे हैं आजकल, काफ़ी सारी चीज़ें लोग यूज़ भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स, तो उस तरीके से डिमांड हमारी बढ़ रही है। तो ओवरऑल आप देख रहे हो हर जगह ही देखने को, और जितना ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगी उतना डिमांड फिर और ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला। और विद कहते ग्रेजुअल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, डिमांड ऑफ पावर इज इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, ये मैंने आपको बता दिया। ग्रोथ रेट फॉर डिमांड फॉर पावर इज जनरली हायर देन जीडीपी ग्रोथ रेट। इन ऑर्डर टू हैव 8% जीडीपी ग्रोथ रेट पर एनम, पावर सप्लाई 12% एनुअली से ग्रो होना चाहिए, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग पावर रिक्वायरमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पावर प्रोजेक्ट्स में करनी पड़ती है। तो जैसे हम तो बड़ा छोटा छोटा देखते हैं, लाइट चलेगी, ट्रांसफार्मर फूक गया, कई बार ग्रिड फूक जाता है, कई बार कुछ और हो जाता है, तो इस तरीके से उनको प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है। तो ये जो है पावर प्रोजेक्ट्स में हमारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती ही होती है। फिर उन्होंने बोला सोर्सेज क्या है पावर जनरेशन के, और इसके ऊपर बातचीत आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। थर्मल पावर है विच इज़ जनरेटेड आउट ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये हमारा ऑलरेडी है, थर्मल पावर प्लांट्स ऑलरेडी दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी एनसीआर में जितनी भी जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट ही है। अभी पीछे अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी गुहार लगा रखी है कि कोल बंद करे, कोल बंद करे। अब जैसे क्या था कि 2018-19 में जर्मनी ने टारगेट लिया हुआ था 81 इनके पावर कोल थर्मल प्लांट से जो कोल पे चलते थे सब बंद कर दिए, सारे कोल से कन्वर्ट ख़त्म कर दिया उन्होंने, दूसरा मैकेनिज्म अपना लिया, सोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो ज़रूरी है, मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 67% अकाउंट करता है टोटल पावर जनरेशन। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, हमारे यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ वदियाँ ऊपर से पहाड़ों से बह रही होती है वहाँ पे यूज़ होता है। जहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, हाई डैम्स हैं, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होती है। नॉन पोल्यूटिंग एजेंट है, कुछ नहीं करना, कोई कोल नहीं, कुछ नहीं, और काफ़ी बड़े बड़े स्टेशंस पे जो है ये काम हमें देखने को मिल जाता है कि हाँ जी, कल मैंने आपको बताया था। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पानी बहता रहेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी। जैसे कोई कहता है ना, जब तक बसंती नाचेगी तब तक जो है उसको ज़िंदा रखेंगे हम, धर्मेंद्र पाजी को, ठीक है। तो ये वाली बात है। और न्यूक्लियर एटॉमिक पावर है, इसका हम लोग यूज़ अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि न्यूक्लियर को लेकर लोगों की एप्रीहेंशंस काफ़ी ज़्यादा रही हैं, तो ये डर भी रहता है इनफैक्ट। तो जैसे रशिया ने शुरू किया था न्यूक्लियर का, जो अपने पावर प्लांट उन्होंने शुरू किया था, बट बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया था। किसी ने देखी होगी चर्नोबिल इंसिडेंट हो गया था उनका, 1990s वाले 80s वाले एरा में था, और ये सबसे बड़ा मैकेनिज्म था जो उस टाइम पे रशिया डिसइंटीग्रेट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी रशिया।
तो तब से जो है काफ़ी चेंज रशिया में देखने को मिला था। तो जो पावर जनरेशन यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन सब के थ्रू यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक पावर के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट अप टू डेट सोर्स है पावर का ये, whose generation is started from mainly 70-71. Atomic energy has environmental advantages और is likely to be economical in the long run. इंडिया एनर्जी पॉलिसी encourages two energy sources, हाइडल एंड विंड। हाइडल एंड विंड के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल नहीं यूज़ करते हैं और कार्बन एमिशंस कम इसमें होता है, या होता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इससे सोर्सेज उन्होंने बता दिए। अब जैसे इन्होंने बोला है पावर जनरेशन कैपेसिटी जो वेरियस सोर्सेज की है वो क्या क्या है, तो आप देखेंगे क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है पावर जनरेशन हमें चाहिए, एज अ रिजल्ट थर्मल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है हमारी 1700 मेगावाट थी 1950-51 में, 1,24,300 मेगावाट हो गई 2005-2006 में। तो इससे आप कहीं ज़्यादा 2020 के आसपास है। और ट्रेंड आपका इन्होंने पावर जनरेशन देख लें तो अगर आप लोग देखेंगे 2016 के डेटा के हिसाब से थर्मल पावर 67% कंट्रीब्यूट करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक 13%, न्यूक्लियर 2% ही है बस, और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर पावर वगैरह आ रखा है थोड़ा सा 17% के आसपास ही रह रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इसको नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और आप नीचे एक बॉक्स देख रहे हो, इसको मार्क कर लेना, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इन थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब कंपल्सरी कह रही है कि जो नई नई बिल्डिंग में सोलर पावर हीटिंग सिस्टम, सोलर पावर लगाया जाए और पावर ट्रैफिक लाइट, एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग्स वगैरह करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज़ करें। इनफैक्ट आप मतलब हम लोग बोलते हैं शहरों को ये मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। आप अभी जितने भी हिल स्टेशन जाओ आसपास देखना जाना, सब लोग, मतलब मैंने अभी पिछले साल शिमला गया था, सोलर पावर्ड बस चल रही थी वहाँ पे, इमेजिन करो, और सारी लाइटें वाइटें, मतलब यहाँ शहरों में होना चाहिए कायदे से, वहाँ पहाड़ों में हो रहा है, ठीक है। तो ये मॉडल अपनाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, बट वी आर स्टिल फेस विद सम ऑफ द चैलेंजेस। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन द पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारा इतना ज़्यादा नहीं है सफिशिएंटली। हम लोग जो है इसको इंस्टॉल कैपेसिटी जो है इन्होंने बोला है कि नॉट सफिशिएंट, एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ 7 से 8% का है, और जो है डेली बेसिस पे डिमांड डोमेस्टिक और कमर्शियल एनर्जी की बढ़ रही है। एट प्रेजेंट इंडिया जो है सिर्फ 2 लाख मेगावाट एक साल में ऐड कर पाता है, और देखो इमेजिन करो कितना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। फिर इंस्टॉल कैपेसिटी है भी तो अंडर यूटिलाइज पड़ी है, प्लांट्स ढंग से काम नहीं कर पाते, एक्सेस डिमांड होती है, प्लांट लोड फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन इंडिया प्लांट लोड फैक्टर इज़ वेरी पुअर एंड इनएडिक्वेट अटेंशन इज पेड टू इम्प्रूव। आई दिन देखते हो ना आप, जैसे बेसिक लेवल पे आप देखा जाए तो गर्मियों में कितनी जल्दी पावर कट्स हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर रुक जाता है, ये हो जाता है, तो लोड ही नहीं ले पाते, वो भी एक दिक्कत हो जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से उनको लगभग ये कहते हैं $500 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ता है ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज, एंड ज़्यादातर या तो चोरी हो जाता है या फिर एग्रीकल्चर वालों को इनको फ्री में देना पड़ता है, इस वजह से भी नुकसान को देखने को मिलता है। इनपुट नहीं है इनके पास, रॉ मटेरियल और कोल सप्लाईज नहीं है क्योंकि थर्मल पावर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी, और प्राइवेट और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। सरकार तो खैर इनकरेज ही नहीं करती, बट हमारे जैसे दिल्ली में BSES और NDPL है, तो BSES रिलायंस के साथ है, प्राइवेट पब्लिक है, और NDPL टाटा वालों के साथ है, वो भी प्राइवेट पब्लिक है, ठीक है। कंप्लीट नहीं है बट पोर्शन जो दिया हुआ है, और पब्लिक कोऑपरेशन भी नहीं है। दिस इज जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हाई पावर टेरिफ्स एंड प्रोलॉन्ग पावर कट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, एंड मोरओवर थर्मल प्लांट्स व्हिच आर द मेनस्टे ऑफ इंडियाज पावर सेक्टर आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। Thus, continued economic development, population growth are driving the demand for energy faster than what is India is producing currently. तो जितनी ज़्यादा population बढ़ रही है उस हिसाब से डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, प्रैक्टिकली वो तो हमें पता ही है। तो कहते हैं इमीडिएट हमें स्टेप्स लेना ज़रूरी है ताकि एग्जिस्टिंग पावर प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली अच्छे से चले और जो भी हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोग काम कर पाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन द केस ऑफ दिल्ली बताया है। दिल्ली में इन्होंने बोला है कि पावर मैनेजमेंट 4 बार चेंज हो गई है। DSC भी सेटअप किया था 51 में, फिर दिल्ली डेसू हो गया 1958 में, फिर दिल्ली विद्युत बोर्ड हो गया 1997 में। अब जो है ये मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया, रिलायंस विद BSES 2/3 डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, एंड टाटा विद जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके साथ 1/3 इलेक्ट्रिसिटी देखता है। टैरिफ स्ट्रक्चर, अदर रेगुलेटरी इशूज, ये दिल्ली DARC देख रही होती है, and it was expected there will be greater improvement in power distribution and the consumer will benefit in a major way. However, there are unsatisfactory till results still now. तो अब तो मतलब फास्टर हो गया मैकेनिज्म। मेरे को जब ये पता है डेसू और DVB जब होता था बड़े इलेक्ट्रिसिटी कट होते थे, जो है काफ़ी टाइम लगता था बिजली आने में, ठीक है, और जब थोड़ा सा इन्वर्टर वगैरह आया तो जान बच गई, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने CFL और LED के बारे में बताया है। जिन जिन लोगों ने अब ये CFL LED यूज़ करना शुरू किया है, पहले CFL आया था, अब LED, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेविंग है, ये मार्क कर लीजिए आप। और जैसे नीचे इसमें लिखा हुआ है ये इसी पैराग्राफ में, अकॉर्डिंग टू एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज उजाला स्कीम दैट एम्स टू रिप्लेस इनकैंडेंस बल्ब, जो पुराने बल्ब आते थे, with LED could save 5905 megawatt power in power generation and will save 4000 for an average family due to efficiency gains and low replacement cost। सच मतलब ऐसे तो महंगा है, बट आपने कभी अपने घर में नोट किया हो, ठीक है, LED बल्ब आप लगाओगे बड़े लंबे टाइम तक चलता है, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। मतलब मैंने खुद पर्सनली नोट किया है। नहीं तो आप नॉर्मल बल्ब वगैरह कभी जैसे फ्यूज़ हो जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर फ्यूज़ नहीं हो रहा है, ट्यूबलाइट बल्ब अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें ये होता है कि एक तो कंजम्पशन और ऊपर से बात आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा यूज़ हो जाती है, ये चीज़ देखने को मिलती है। फिर उन्होंने बोला कि मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस, तो कहते हैं प्लांट लोड फैक्टर को इम्प्रूव किया जाए। प्लांट लोड फैक्टर इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर, इंप्रूवमेंट इन PLF विल हेल्प बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। मतलब हमें पता है कि अगर एक स्टेशन की कैपेसिटी ज़्यादा है, जैसे हम मान के चले 5 गीगावाट है या 10 गीगावाट है, तो उतने पे तो चले, पूरा तो दे, थोड़ा बहुत 10-5% ऊपर नीचे वो चल ही नहीं पाता। फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हमें ये ख़त्म करके चलना है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच रही है या प्रॉब्लम हो रही है, वो सब चीज़ें हमें पावर प्रॉब्लम जो है उसको ठीक करना है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, पीछे हमने पढ़ ही लिया था। तो जितना भी जो भी हमारे थर्मल पावर स्टेशन है या जहाँ पे भी जैसे काम कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं ये एनकरेज करें, सामने आए ये लोग। अब जैसे कहते हैं इंडिया इज़ द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड पावर, है ना, हवा से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जो पावर मिल्स लगे होते हैं, विद मोर देन 95% इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम लोग यूज़ करें, जो कि इन्होंने बताया एडिशनल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की हो सकती है। बायोमास हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इससे जो है हम एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं रूरल और रिमोट एरियाज़ में। एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अगर हम यूज़ करते हैं, इससे इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल बेनिफिट हमें होता है। जैसे अगर सोलर पावर का ही एक मेन यूज़ है, उससे काफ़ी, और इनफैक्ट हाइड्रो पावर का भी, ठीक है। फिर हाइड्रो पोटेंशियल को यूज़ किया जाए, जिसमें कैपेसिटी है हमारे इंडिया में 1,50,000 मेगावाट से ज़्यादा की। हाउएवर सिर्फ 21.14% पोटेंशियल आज तक हम लोग अचीव कर पाए हैं, इसलिए इसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली ना पहाड़ों में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लग जाती है, तो वहाँ पे जैसे अगर आप पर्सनली आप लोगों ने देखा हो तो जब भी हिल स्टेशन वगैरह जाओगे, ऊपर लगे होते हैं हाइडल पावर प्लांट्स, आप देखोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अदर मेजर्स भी हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बेटर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये सब चीज़ें करेंगे तो थोड़ा सा आपको फ़र्क रहेगा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे पावर के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हेल्थ सही करें। ओके, तो थोड़ा सा ही बचा है हेल्थ, ज़रा बना लें अपनी हेल्थ। ओके, तो WHO वाले भाई साहब ने हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छी चीज़ें बता रखी है कि इसमें फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल वेलबींग सब आता है। एंड हम लोग ये बोले कि सिर्फ आपको कोई डिजीज़ नहीं है या किसी चीज़ से परेशान नहीं हो तो हेल्दी कहलाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। फिज़िकल, मेंटल, सोशल वेलबींग आपका अच्छा होना चाहिए। और इसमें हेल्थ के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बताया हुआ है कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज़, बट हमारे खुद के पोटेंशियल को रियलाइज़ करना, ठीक है, हमारे वेलबींग का पता चल जाता है इससे। फिर हेल्थ जो है होलिस्टिक प्रोसेस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरह काम करता है। हेल्थ आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आज आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ है, पढ़ने का मन नहीं है, ये कुछ भी है, सर दर्द हो रहा है, तो नहीं आप कर पाओगे, काम भी नहीं कर पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक हद तक कि हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको दिया जाए। हम लोग ये अगर कहें कि सिर्फ हेल्थ स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग समझ सकें, तो ये सिंगल सेट ऑफ मेजर्स क्लियर नहीं देता है। हेल्थ स्टेटस जो है हम लोग देखते हैं हमारी कंट्री में कैसे पता चलेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटर्नल मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशनल लेवल एंड कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का क्या प्रेजेंस है हमारी कंट्री में, इन सब चीज़ों से पता चलता है। और अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो हेल्दी मैन पावर होती है, उससे गुड्स एंड सर्विसेज आराम से प्रोड्यूस आप कर पाते हो, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे आप वो 11th में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में PPF पढ़ा होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो था, उसमें भी हेल्थ का दिखाया हुआ है। हेल्थ अच्छी होगी तो कंट्रीब्यूशन आपका सही रहता है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेज, अदर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जैसे आजकल हम लोग बुलाते हैं कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स आर कोरोना वॉरियर्स एक्चुअली, तो ये हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। मियर प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू हेल्दी पीपल, इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल पीपल,
ठीक है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हेल्थ केयर डिलीवरी में, हमारे मैकेनिज़म्स को जो कंट्री में चल रहे थे उसको समझाया जाता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट एंड प्रायोरिटी भी हमें करना ज़रूरी है। जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोरोना हुआ तो सरकार ने इमीडिएट तो काफ़ी सारी चीज़ें कर दी थी, हॉस्पिटल जैसे होटल्स कन्वर्ट कर दिए, कोविड सेंटर्स बना दिए थे। बट आप ये देखो कि हमें एक्चुअली में अगर ऐसा पेंडेमिक कभी आ जाए बाई चांस और ठीक है, तो हमें कितने हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, कितने डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो हमारे स्कूल हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है और ढंग के भी नहीं है सरकारी, ठीक है। वहाँ लोग ज़्यादा मरे इस बार जा जाके। ओके, हेल्थ स्टेटस की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, हमें पता ही है, राइट टू हेल्थ के बारे में बोला गया है। तो हॉस्पिटल्स वगैरह, एजुकेशन है, दवाइयाँ हैं, सस्ते दामों में मिल जाती है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया, पॉलिसीज़ एंड प्लान्स बनाए, इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस दी स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज़ को, ताकि इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम्स एंड सेंटर्स बना सके। वेल नोन फैक्ट है, इंडिया क्योंकि लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ का हेल्थ स्टेटस ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज़ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, मतलब ओकेइश है एज़ कम्पेयर टू चाइना। हाउएवर ओवर द लास्ट 5 डिकेड इंडिया ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है एंड कंसिडरेबल प्रोग्रेस जो है अपनी पॉपुलेशन में देखने को मिली है। एक्सपेंशन भी देखने को मिला है। इन लोगों ने बताया कि गांव के लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बन चुके हैं और इंडिया ने हॉस्पिटल जो कि वॉलंटरी एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर दोनों देखने को मिल रहे हैं, प्रोफेशनल पैरामेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग कॉलेजेस वगैरह सब बन चुके हैं। इंडिपेंडेंस से इन्होंने बोला काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। हॉस्पिटल डिस्पेंसरी इंक्रीज़ हो गई है 2015 तक 9294 से 45,978, नर्सिंग पर्सनल 80,015 से 23.44 लाख्स, एलोपैथिक डॉक्टर 61,800 से 9.2 लाख्स, ठीक है, ये बढ़ चुके हैं। झोला छाप डॉक्टर नहीं बताया इन्होंने, वो कितने हैं, वो भी बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं, तो उसके बारे में नहीं बताया। और इसका डेटा इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। साथ के साथ उन्होंने बोला है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेडली डिजीजेस इरेडिकेट करने में काफ़ी मदद करता है, स्मॉल पॉक्स, गिनिया एंड नियर एडिकेशन ऑफ पोलियो, लेप्रोसी, ये भी काफ़ी हेल्प करी जाती है, विच इज़ वेरी जनरल, हमें सुनने को मिल जाता है ये वाला। ये 3 टियर सिस्टम आपको बॉक्स में दिया हुआ है ये वाला, तो ये मार्क कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आपको करना है। इसमें 3 टियर सिस्टम हमारी कंट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे बोला गया है। प्राइमरी तो आपको ये देखा जाता है कि इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सब सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, ये विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स में बने होते हैं। यहाँ पे सिंगल डॉक्टर्स, कुछ क्वांटिटी में नर्सेज होती हैं और सिस्टर्स होती हैं, ठीक है, और मेडिसिन मिल जाती हैं। और इसमें अगर कोई पेशेंट अगर टेक केयर नहीं हो पाता तो सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में भेजे जाते हैं। यहाँ पे ये सेकेंडरी लेवल पे होता है और इसमें ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या बड़े टाउन्स में अगर देखने को आपको मिल जाता है। जैसे छोटे गांव में, छोटे गांव से आप बड़े शहर की तरफ भेजते हो, तो जैसे आप देख सकते हो अगर आपको कोई स्टेट है तो उस तरीके से भी देखा जा सकता है, तो कैपिटल और स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टर्शरी सबसे बड़ा है, जैसे हमारे यहाँ पे टर्शरी इंडिया में कौन सा है पता है, बड़ा, सबसे बड़ा पूरे इंडिया का एम्स, ये बड़े लेवल पे। किसी को कहीं पे भी कुछ फ्री का इलाज है, कुछ है, जैसे कई चीज़ों के पैसे तो लेती भी है वो, तो एम्स वहाँ पे रेफ़र किया जाता है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। दिल्ली है, अब रोहतक भी बन रहा है, ठीक है, काफ़ी लेवल पे काम किया जाए। तो ये फुली इक्विप्ड होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी पे जो काम नहीं हो सकता वो सीधा यहाँ पे आता है, और इनके इनफैक्ट कॉलेजेस वगैरह भी हैं, ठीक है। तो बड़े जो है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस नाम से जाना जाता है, ये टर्शरी लेवल पे आ जाता है। पैरेलली आप देख रहे हो प्राइवेट सेक्टर ने भी बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तेरे 70% हॉस्पिटल इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के हैं। प्राइवेट सेक्टर 2/5 बेड्स अवेलेबल कराते हैं, 60% डिस्पेंसरीज 8.16, 60%। एम्स ये लिखा हुआ है ना नीचे, बॉक्स में लिखा हुआ है ना भाई पीछे, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मार्क कर लेना, मिस मत करना है इसको। नियरली 60% डिस्पेंसरी प्राइवेट सेक्टर रन कर रही होती है। प्राइवेट सेक्टर 80% लोगों को, आउट पेशेंट को टेक केयर करती है, 46% इन पेशेंट को। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन देने में, ट्रेनिंग देने में, डायग्नोस्टिक, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, मेडिकल सर्विसेज। और देखते हैं 2001-2 में 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेज से 22 लोग एम्प्लॉयड थे, और कई एनआरआईज और लिस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनके भी आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि एनआरआईज और बड़े लेवल पे लोगों, मेडिकल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है।
तो प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंटली ग्रो हुआ है, कई सारी रेगुलेशन यहाँ पे है। तो कहते हैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स आर नॉट इवन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एंड आर नोन एज क्वैक्स। तो क्वैक्स मैंने आपको बताया था, झोला छाप डॉक्टर्स। एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट एज पुअर पीपल कैन डिपेंड ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल ड्यू टू ह्यूज एक्सपेंसेस इन प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो प्राइवेट में आप जाते हो तो खर्चा तो बहुत ही होता है, गवर्नमेंट वाले तो फिर भी आपको एक वो करके चलते हैं। फिर इसमें इन्होंने बोला कम्युनिटी नॉन प्रॉफिट और NGO वगैरह भी काम करिए, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये पढ़ लेना। मेडिकल टूरिज्म आप मार्क कर लेना यहाँ पे। मेडिकल टूरिज्म सुना है किसी ने, क्या होता है? किसी ने मेडिकल टूरिज्म नहीं सुना? किसी ने सुना मेडिकल टूरिज्म? मेडिकल टूरिज्म है तो पुराना कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्या है, उन कंट्रीज़ में ज़्यादा किया जाता है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म मतलब जैसे आप घूमने जाते हो तो नॉर्मल टूर है आपका, लेजर टूर बोला जाता है। मेडिकल टूरिज्म आप अपना इलाज कराने के लिए जाते हो। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, लोग बाहर से आते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि पर हेड जो कॉस्ट है, जैसे आप ऑपरेशंस करा रहे हो कुछ भी किसी तरीके का, या मेजर कोई इलनेस है, तो यहाँ पे आपका खर्चा बहुत कम होता है, ठीक है, मेडिकल टूर। इसलिए इंडिया में काफ़ी डिमांड है मेडिकल टूर। लोग बाहर से आके यहाँ पे इलाज करा रहे होते हैं। जैसे अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान वगैरह से। हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। अगर ये ध्यान दिया तो एक्चुअली में यही वाली बात है, तो ये किया जाता है। और इनफैक्ट अभी पीछे न्यूज़पेपर में भी आया था, अफ्रीका की लेडी थी, उसको ट्यूमर हो गया था, तो उस ट्यूमर रिमूव कराने इंडिया आई हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी। मेडिकल मतलब कई जगह तो है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत अच्छे हैं, मतलब डॉक्टर्स वगैरह तो एक्चुअली में बाहर होती ही नहीं। बाहर एक खर्चा बहुत है, बाहर एक्चुअली टेक केयर बहुत है, पर खर्चा भी उस हिसाब से बहुत। अब जैसे सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे जैसे लिवर ट्रांसप्लांट अगर आपको करें, लिवर है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, तो अब तो जैसे 40-50 लाख रुपए है। बाहर यही चीज़ आप डॉलर में कन्वर्ट कर दो तो 3-4 करोड़ रुपए पहुँच जाएगी, वो चीज़ यहाँ सस्ती है। फिर डोनेशन यहाँ पे ज़्यादा मिल जाती है आपको। अब कोई मर रहा है, किसी ने डोनेशन बोला तो लिवर ट्रांसप्लांट हो गया जी, हार्ट हो गया जी, आइस ट्रांसप्लांट। बाहर तो पॉपुलेशन ही कम है, अभी इतने सारे लोग मर जाते हैं बेचारे यहाँ पे। इमरजेंसी में अगर 4 दिन बाद नंबर आता है। हाँ, अब एम्स में आप अपॉइंटमेंट ले लो, अभी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं मिल पाता। तो लोग इसलिए प्राइवेट। अब जैसे मेरा भी कभी कभी कुछ हुआ है, मैं DDU जाता ही नहीं हूँ, मैं दीनदयाल नहीं गया कभी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई जल्दी जल्दी काम कराओ, ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने बोला कि एज अ रिजल्ट लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, डेंटल, इवन कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए 2016 में लगभग 2,01,000 फॉरनर इंडिया में आए थे। 2020 तक ये बोल रहे हैं कि 500 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा ये लोग कमा सकते हैं मेडिकल टूरिज्म से। तो काफ़ी अच्छा काम है, खोल सकते हो, ठीक है, मेडिकल टूरिज्म में सर्च करके, बड़ा सही अपॉर्चुनिटी है ये। फिर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसमें आयुष नाम रखा गया है, आप लोगों को पता ही होगा, गांव कूचों में भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, छोटे लेवल स्टेट्स पे भी। जिसमें आयुर्वेद, ये मार्क कर लीजिएगा, योगा, A से आयुर्वेद, Y से योगा, U से यूनानी, S से सिद्ध, N से नेचुरोपैथी, H से होम्योपैथी। इसको ये बोल रहे हैं एलोपैथी कहीं नहीं है, क्योंकि एलोपैथी आपकी बॉडी पे ज़्यादा ख़राब कर देता है, तो ये छोटी दिक्कत आती है। तो एट प्रेजेंट इन्होंने बोला 3167 ISM हॉस्पिटल्स है, 26,000 डिस्पेंसरी है, 7 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स है। ISM का ह्यूज पोटेंशियल है, काफ़ी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स आपकी इफेक्टिव, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव तरीके से ठीक कर देती है। लिटिल एफर्ट इसके लिए करे गए, क्योंकि इसको प्रमोट करने में थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, पर कर रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी फिर इन्होंने बताया कि वेल नोन फैक्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बट हम लोग देखते हैं कंपेयर करते हैं चाइना से तो दिक्कत है। एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर सेक्टर में 4.8% ही हो रहा है, काफ़ी कम है। 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो है हमें देखने को मिलता है, बट इट बियर्स अ फ्राइटनिंग 20% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ हमारी कंट्री में थोड़ा सा आप देखते हो ज़्यादा है। GBD इज एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट टू मेजर द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज एज वेल एज नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड बाय देम इन स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी ओइंग टू द डिजीज। क्योंकि पहली बात तो पैसा ही नहीं होता, और अगर पैसा होता भी है तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप देखते हैं जैसे कई केसेस ऐसे हो जाते हैं जिनके पास पैसा है तो रिकवर कर गए एक पॉइंट पे, वरना डेथ ही हो जाती है। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ तरीके से देखने को मिलता है, और ज़्यादातर हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ को मानते हैं, डायरिया, मलेरिया, TB, ठीक है, इन सबसे ज़्यादा डेथ्स देखी जाती थी पहले, अब तो काफ़ी कंट्रोल्ड है। आगे कोरोना आएगा। कोरोना तो अचानक से आ गया ना, ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। और एवरी ईयर इन्होंने बोल दिया 5 लाख बच्चे मर जाते हैं वाटर बोर्न डिजीज से। फिर एड्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, हालांकि सबके लिए अवेयरनेस ये लोग क्रिएट करते हैं। मैल न्यूट्रिशन से काफ़ी बच्चे मर जाते हैं। एट प्रेजेंट 20% पॉपुलेशन यूटिलाइजेज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, 30% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड ओनली 30% ऑफ PHCs हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई है।
क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो है काफ़ी आपको दवाइयाँ नहीं मिल पाती है, जिन लोगों ने अगर पर्सनली नोट किया है तो। अच्छा, रूरल अर्बन डिवाइड ज़्यादा है, विच इज़ पुअर एंड रिच डिवाइड, ये भी देखने को मिलता है। तो जो लोग गांव में रहते हैं इनका सफिशिएंट है, मतलब रूरल एरियाज़ में सफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डिफरेंस है, 70% लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, 20% ऑफ हॉस्पिटल्स एंड 50% ऑफ डिस्पेंसरीज रूरल एरियाज़ में ज़रूर है। एंड आउट ऑफ अबाउट 6.3 लाख बेड्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ओनली 30% बेड्स आर अवेलेबल इन रूरल एरियाज़, क्योंकि आप देखिए रूरल एरियाज़ में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। 0.36 hospitals for every 1 lakh people in rural areas की availability है, while for urban have 3.6 hospitals for the same number of people. PHCs located in rural areas do not even offer X-ray or blood testing facilities and constitute basic healthcare। ये तो होता ही है। अब जैसे उन्होंने बोला है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आर रिलेटिवली लैगिंग बिहाइंड इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो जिस कई लोगों ने मांझी देखी होगी मूवी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मांझी आई थी, वैसे रियल लाइफ स्टोरी थी, जिसमें वो एक गांव से दूसरे गांव जाने में उनको ना घूम के जाना पड़ता है। ऐसे रास्ता आधे घंटे का ही है, पहाड़, तो वो पहाड़ पूरे 25 साल लगा के पहाड़ तोड़ता है। क्यों? क्योंकि अपनी वाइफ को लेके जा रहा था, डेथ हो जाती थी। ऐसे कई लोगों की हुई थी। अकेले बंदे ने वो तोड़ा पहाड़, 25 साल लगे। वो घर से रास्ता आधे घंटे का है हॉस्पिटल पहुँचने का, नहीं तो 3-4 घंटे लगते थे। मांझी ने इंस्पिरेशन ली डोरेमोन से, ये नहीं पता था भाई। अच्छा जी, सही है। डोरेमोन कब आया था साला, हमने देखा ही नहीं। तुम लोग मतलब जिस टाइम पे डोरेमोन आना शुरू हुआ है उस टाइम पे हमारी मतलब वही कॉलेज लाइफ शुरू हो गई थी। तुम लोग उस टाइम आए होगे, तुम लोग उसी टाइम की बात है। हमारे टाइम आता था, हमारे टाइम पे फेमस ज़्यादा वो था डेक्स्टर, टॉम एंड जेरी, पावरपफ गर्ल्स, पोपाय द सेलर मैन। नहीं, ये सब नहीं आता था, डेक्स्टर लेवल ये सब नहीं आता था। सिम्पसन्स आता था, काफ़ी सारे था। चलो जी, सिम्पसन्स फैमिली करके कुछ आता था, सिम्पसन्स फैमिली। फिर रूरल एरियाज़ में ना परसेंटेज ऑफ पीपल जिन लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है वो इंक्रीज़ हो चुका है। विलेजेस जो होते हैं उनके पास मेडिकल केयर, पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिशियंस ये नहीं है। 380 रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि 44,000 मेडिकल ग्रेजुएट हर साल देते हैं। द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल एरिया स्टिल परसिस्ट, फिर भी डॉक्टरों की कमी है गाँव कूचों में। एंड 20% ऑफ ग्रेजुएट्स ये लोग तो बाहर ही चले जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल चूज़ कर लेते हैं। एंड पुअरेस्ट जो 20% इंडिया है जो कि अर्बन रूरल एरियाज़ में रहते हैं, 12% अपनी इनकम का हेल्थ केयर के ऊपर, और रिच जो है 2% लोग हेल्थ केयर के ऊपर अपना खर्चा, क्योंकि रिच लोग एक्सेस कर लेते हैं न्यूट्रिशन का तो उनकी हेल्थ ख़राब नहीं होती। और कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है, गरीब लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना होता है, जिसकी वजह से उनको कर्ज के चक्कर में वो फंस जाते हैं। कई लोग अपनी जो है घर बार ज़मीन जो है बेच बाच देते हैं ताकि ट्रीटमेंट उनको मिल जाए। तो ये शार्प डिवाइड आपको रूरल अर्बन का देखने को मिलता है। एंड इम्पॉर्टेंटली इन्होंने विमेन हेल्थ केयर के बारे में भी बताया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लोग भी इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं इकॉनमी में। चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा 927 से 914 हो गया। चाइल्ड सेक्स रेशियो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो लड़कियाँ पैदा होती हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो तो ओवरऑल है, चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा जो लड़कियाँ जो पैदा होती हैं उनका बताया हुआ है, ये 914 हो चुका है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि फीमेल फिटिसाइड है, लड़कियों की प्रेफरेंस नहीं है, भ्रूण हत्या कर देते हैं, फीमेल फिटिसाइड है ना, आपने अबॉर्ट करा दिया या मार दिया किसी तरीके की चीज़ है। 3 लाख लड़कियाँ बिलो 15 ईयर ऑफ एज आर नॉट मैरिड बट हैव ऑलरेडी बोर्न चाइल्ड चिल्ड्रन एट लीस्ट वंस। More than 50% of married women between the age group 15 and 14 have anemia caused by iron deficiencies and इससे 19% maternal deaths हो जाती है। वैसे मेजरली आप देखोगे कि सारे women को एनेमिक होते ही हैं, ठीक है। एंड अबॉर्शंस भी मेटर्नल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी बढ़ा देती है हमारी कंट्री में। एंड अगर बेसिक हेल्थ केयर अगर देना है, एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी देनी है, तो बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना ज़रूरी है। अवेयरनेस भी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई लोगों को तो पता भी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो हेल्थ हमारे जैसे हमारी कंट्री में तो बेसिक ह्यूमन राइट है, हर जगह ही है, और इसको एक्सेसिबल अफोर्डेबल बनाने की पूरी कोशिश करी गई है। अल्टीमेट गोल यही होता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिला जाए। कैसे कर सकते हैं? सारे सिटीजन्स को मिले डिसेंट्रलाइज लेवल पे, और लॉन्ग टर्म बैटल जिससे जो डिजीज से लोग लड़ रहे होते हैं, तो एजुकेशन, एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अवेयरनेस हेल्थ एंड हाइजीन पे होना चाहिए। टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर्स यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ प्रोसेस में। इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स रेस्ट ऑन प्राइमरी, अगर प्राइमरी लेवल पे ही ग्रोथ हो जाएगी तो आपको जो है ऊपर तक आने की ज़रूरत नहीं है। अब वहीं पे नहीं है तो लोग भटकते रहते हैं, ठीक है।
तो सीरियस स्टेप ज़रूरी है एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना ज़रूरी है टू इंश्योर रिलायबिलिटी, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब सरकार भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है। इनफैक्ट अब क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल पड़ता है, आप देखना जो केमिस्ट है उनके साथ साथ जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स भी खुल गए हैं। तो जो दवाइयाँ आप बड़ी महंगी लेते हैं वो जेनरिक स्टोर पे वही चीज़ जो है लगभग 70-80% लेस पे मिलती है, विच इज़ इक्वली जो है एक्टिव और आपकी बॉडी में सेम काम करती है। क्योंकि मुझे पता है, मैं फार्मा सेक्टर से रहा हूँ, मेरे बचपन से दवाइयों में ही पैदा हुआ हूँ, आज तक ऐसे ही रहा है। तो हमें पता है वो दवाइयों में कितना मार्जिन है, कितना पैसा ये लोग कमाते हैं। दवाइयाँ सेम होती है, बस वही होता है कि तो इस तरीके से चल रहा होता है। ठीक है जी, तो ये बोला है मैंने। एंड फाइनली क्रिटिकल असेसमेंट कर दिया इन्होंने फाइनली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। ओ माय गॉड। तो कह रहे हैं इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, ये हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, रूरल अर्बन डिवाइड बहुत ज़्यादा है। 70% लोग जो है गांव में है, 20% शहरों में है। मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको अर्बन एरियाज़ में ही मिलेंगी। ओ माय गॉड। कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एड्स है, HIV है, सार्स। ये बेसिकली आप कोविड जो देख रहे हैं, कोविड-19 सार्स जो है से ही रिलेटेड है। तो आप रिपोर्ट वगैरह अगर कंडक्ट कराते हो तो आप देखते हो सार्स कोविड-19 करके लिखा हुआ आता है। इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। अर्बन एरियाज़ में तो आप देखते हो सब जगह आपको देखे मिल ही जाता है, बट स्टिल यहाँ पे कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है और इमीडिएटली इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। मैन पावर नहीं है। इंडिया 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है, स्टिल शॉर्टेज है। सर मैन पावर नहीं है मतलब? डॉक्टर्स वगैरह। फिर मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, ये तो हमें पता ही है। और फिर उन्होंने बोला प्राइवेट सेक्टर जो है इट हैज़ नॉट बीन सो सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग एडिकेट हेल्थ स्ट्रक्चर। देयर इज अ नीड टू इंक्रीज कोलैबोरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर विद प्राइवेट सेक्टर टू मीट हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू ओवरकम दीज डिफिशिएंसीज एज इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ, ताकि प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ हमारी इकॉनमी की बढ़े। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा इन्होंने एसेंशियल ये बता रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये हमने पीछे पढ़ ही लिया है। तो ओवरऑल इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। हो गया, खत्म हो गया। हो गया जी, हो गया, ख़त्म हो गया। सिलेबस ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया। बड़ी मेहनत लगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड पेशेंस। थैंक यू वेरी मच।